हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। शिक्षण अधिगम की लास्ट क्लास में मैंने आपको शिक्षण सिद्धांत कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, जो है शिक्षण के सूत्र। तो आप लोग फटाफट से क्लास से जुड़ जाइएगा और सभी लोग जो वो हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस जो है वो आप सभी को मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं हम शिक्षण सूत्र से कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण प्रक्रिया की, तो जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने जाता है तो उसको काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। कि जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 1 में या क्लास 3 में, किसी भी क्लास में, तो हम शिक्षण कार्य कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार से हम उस टॉपिक को पढ़ाएं, किस प्रकार से उस टॉपिक की तरफ, उस विषय वस्तु की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित करें, हम किस प्रकार से बच्चों की रुचि उस टॉपिक में जागृत करें। ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं। जो हमारे पास शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो भी चार्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, जो भी हम लेकर के जा रहे हैं, उनका किस प्रकार से हम प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, कहाँ पर प्रयोग करें, ऐसी कई सारी समस्याएं शिक्षक के सामने रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो करते हैं शिक्षण सूत्रों का। ठीक है, तो शिक्षण कब प्रारंभ करना है, कैसे करना है, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कब और कैसे करना है, इन सभी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों और विचारों को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और इन्हीं सूत्रों को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। ठीक है, शिक्षण क्रिया में जो भी परेशानियां आने वाली हैं कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को प्रस्तुत किया हुआ है। किस रूप में? सूत्रों के रूप में। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या बन जाएगी कि शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकता है। अगर हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों की उपलब्धि हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा जो भी कार्य है शिक्षण का, वो कार्य कहीं ना कहीं उसका केंद्र बिंदु कौन है? छात्र ही होते हैं। हमें छात्र की आवश्यकताओं, छात्र की रुचि, छात्र की जो मनोवैज्ञानिक क्षमताएं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना है। तभी शिक्षण कार्य जो है वो हमारा सफल रहेगा। परिभाषा देखिएगा टी रैमंड के अनुसार क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2018 में पूछी भी गई थी। टी रैमंड ने कहा है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। जैसा कि आपने भी देखा, ये शिक्षक का पथ प्रदर्शित हो रहा है यहाँ से कि शिक्षक को कैसे कैसे काम करना है। तो शिक्षण सूत्र जो हैं वो पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। जो भी हमें नियम पता है, जो भी चीज़ें पता है, वो सैद्धांतिक रूप पर पता है, उनको व्यवहारिक रूप में लाना ही आपका क्या है? शिक्षण सूत्र के अंतर्गत है। कि बच्चों के सामने कैसे लेकर के आओगे, वो होता है व्यवहारिक रूप। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या डेफिनेशन है शिक्षण सूत्रों की? तो सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान और अनुभवों से ली जाती हैं। ये सूत्र शिक्षक को सुचारू रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं और विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं यानी कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया को आसान भी बनाते हैं। क्योंकि ये जो भी सूत्र निर्मित किए गए हैं, इन सभी सूत्रों को निर्मित करने में छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, छात्रों को ध्यान में रख कर के ये सूत्र बनाए, इसीलिए प्राइमरी लेवल पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्राइमरी लेवल पर जो भी शिक्षण कार्य होगा उसको जितना हो सके आसान बनाए। क्योंकि आपको पता है, जब छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट क्लास है या उससे भी छोटा, मान लीजिए 4-5 साल या 6 साल का बच्चा है, तो उसको ज्ञान नहीं होता चीज़ों का। उसको हम पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम इस प्रकार से अपना कार्य करें कि बच्चे को वो चीज़ें आसान लगे। छोटा बच्चा क्या होता है, उसको बस खेलने का मन होता है, उसको पढ़ाई लिखाई चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आपको पढ़ाई जो है उसके खेल में ही इंक्लूड करनी है, ताकि वो चीज़ों को सीखता हुआ चले और बाद में जब वो उच्च स्तर पर आएगा तो उसमें खुद इतनी क्षमता आ जाएगी, खुद समझने लगेगा चीज़ों को। अच्छा, ये पढ़ाई होती है, ये खेल होता है, अलग अलग चीज़ें। ठीक है,
अब हम आते हैं प्रमुख शिक्षण सूत्रों पर। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, 16, 17, 18, 22 सभी में लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम शिक्षण सूत्रों को देख लें। पहला है आपका सरल से जटिल की ओर, नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फिर है पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर, अनुभव से युक्ति संगत की ओर। तो ये हैं आपके शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछते हैं, तो आपसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों या किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक शिक्षण सूत्र दे देगा, उसका वर्णन करने को आएगा, जैसे सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। और MCQ क्वेश्चन में क्या होता है, इनके क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में इनका क्रम उलट देंगे। जैसे सरल से जटिल की ओर है, वो आपको लिख के दे देंगे जटिल से सरल की ओर, तो वो शिक्षण सूत्र नहीं रहेगा। ऐसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर है, उन्होंने लिख के दे दिया अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो वो शिक्षण सूत्र नहीं है। क्रम उलट देंगे तो वो शिक्षण सूत्र नहीं बनेगा, इसीलिए इनके क्रमों को अच्छे से याद करना। ठीक है, चलिए एक बार इनको फिर से देख लेते हैं कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं आपके। पहला है सरल से जटिल की ओर, ध्यान रखना सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या है कि विषय वस्तु जो छोटे छोटे इजी टॉपिक हैं उनसे हम कठिन कठिन टॉपिक की तरफ जाएं। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो ज्ञात चीज़ें बच्चा जिनको पहले से जानता है उन पर ही आधारित जो अज्ञात ज्ञान है जिसको वो नहीं जानता है उसी से जोड़ करके हम पढ़ाएं। जो उसको पहले से जानकारी है उसी जानकारी से हम जो उसको नहीं जानकारी है उसको जॉइंट करेंगे फिर पढ़ाएंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये कहता है शिक्षण सूत्र कि जो बच्चे को चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको हम दिखाएं, उसके बाद अप्रत्यक्ष जानकारी की तरफ लेकर के जाएं। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हो कि जैसे पेड़ के जो पार्ट हैं, एक वृक्ष के जो भाग हैं उनके बारे में जानकारी देना, तो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं चीज़ें कि भाई ये तना है, ये जड़ है, ये पत्ती है, ये फल है, ये फूल है, इत्यादि चीज़ें। इसके बाद उसी पेड़ के जो आंतरिक भाग हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये चीज़ें होती है ना, तो इनको खैर ये तो 6 से 8 क्लास में पहुंच जाएगा, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाना कहते हैं कि प्रत्यक्ष मतलब सामने चीज़ें हैं और उनको जो सामने उपस्थित नहीं हो सकती हैं उनके बारे में जानकारी देना। इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी हम बोलते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण का मतलब होता है पूरा भाग दिखाओ, उसके बाद छोटे छोटे अंश की ओर लेकर, जैसे कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर के ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, तो ये सब चीज़ें पूर्ण से अंश की ओर सूत्र में आएंगी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसके बाद आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर, अनुभव से युक्ति संगत की ओर। इन सभी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब हम आते हैं सबसे पहले शिक्षण सूत्र पर, जो है हमारा सरल से जटिल की ओर। इसको सरल से कठिन की ओर भी हम बोल सकते हैं। सरल मीन्स क्या होता है इजी, जटिल मीन्स कठिन। तो ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि छात्रों को पहले सरल बाद में कठिन बातों की जानकारी दी जाए जिससे विषय में उनकी रुचि और ध्यान लगा रहे। यह सूत्र बाल विकास पर निर्भर है क्योंकि जैसे जैसे छात्र का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे वह कठिन विषय वस्तु को समझता है। बाल जो आपका विकास है उसमें यही कहा गया है कि बच्चों को पहले क्या छोटी छोटी चीज़ समझ में आती है, इजी टॉपिक, उसके बाद कठिन, क्योंकि उनका मानसिक विकास भी ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को सरल चीज़ें सिखानी। जैसे मैथ में देखिए सबसे पहले हम गिनती सिखाते हैं, उसके बाद हम जोड़ सिखाएंगे, वो भी बिना हासिल वाले, जैसे 1 में 2 जोड़ना है। यहाँ पर हम कंचे का प्रयोग कर लेते हैं, पेन पेंसिल का प्रयोग कर लेते हैं जोड़ सिखाने में, फिर हम जाके सिखाते हैं हासिल वाले जोड़। ठीक है, पहले 1 अंक की संख्या का योग सिखाएंगे, उसके बाद 2 अंकों की संख्या लेंगे, फिर 3 अंकों की, फिर 4 अंकों की, ऐसे करके। तो ये चलता है आपका सरल से जटिल की ओर। जैसे देखिए हासिल वाले जोड़ व घटाव सिखाने से पूर्व छात्रों को गिनती व साधारण जोड़ घटाव सिखाते हैं। ये किस सूत्र में आता है, सरल से जटिल की ओर में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। 2017 में ये पूछा भी गया था। ज्ञात का मतलब होता है जो बच्चों को पहले से जानकारी, अज्ञात का मतलब जो जानकारी नहीं है। तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को
छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जिसकी जानकारी छात्रों को पहले से है उसी के आधार पर नई जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, अर्थात छात्रों को पहले वह जानकारी दी जाए जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जिसे वह जानते यानी कि जो उन्हें ज्ञात है, और उसके बाद उन्हें नई जानकारी दी जाए जो उन्हें अज्ञात है। ठीक है, जिसको वो नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल में भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं और उसके पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे क से कमल, क से कलम, क से कटर, क से कबूतर। आपको पता है छोटे बच्चों को काका गागा स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, वो अक्षर ही पूरा नाम बोलते हैं पहले, जैसे ये आम है, ये कबूतर है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो बस हमें वहीं से उन्हें उठाना है कि कबूतर का पहला वर्ण क्या है, क, और उस का से फिर कमल, फिर का से कलम, का से कटर, का से कबूतर, और एक से अधिक वस्तुओं को हम लेते हुए चलेंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो आपका शिक्षण सूत्र रहेगा, यानी कि जिसकी जानकारी, और हमारा काम भी यही रहता है। शिक्षक जब पहली बार क्लास में जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे क्वेश्चन करता है जिससे यही पता चलता है कि बच्चों को नॉलेज कहाँ तक है, बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है पहले का वो कहाँ तक है, और उसी के आधार पर वो नया ज्ञान उस टॉपिक का जोड़ता हुआ चलता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सूत्र प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है? प्रत्यक्ष का मतलब सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब जो सामने उपस्थित ना हो। तो इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिन्हें देखा जा सकता है, जो उनके सामने उपस्थित है। जैसे मैं वृक्षों का बताया था, वृक्ष के वो जड़, तना, पत्ती, फल फूल सब देख सकते हैं, जो भाग वो देख सकते हैं पहले उनकी जानकारी दो। उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिन्हें नहीं देखा जा सकता है या नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटे स्तर पर क्या है, आप फर्स्ट सेकेंड क्लास में हैं तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों को हम वैसे प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। जैसे साइंस तो खैर नहीं, ईवीएस वगैरह जो हम लेकर के चलते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उनको दिखा नहीं सकते हैं, जिनको देखा ही नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप शरीर के अंगों के नाम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपने बाह्य जो अंग हैं वो सब पढ़ा दिए। इसके बाद ईवीएस में लगभग 3rd से 4th क्लास में आ जाता है कि इंटरनल जो पार्ट हैं आपके, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनकी जानकारी भी हमें देनी होती है। तो इनको तो हम दिखा नहीं सकते हैं, बट फिर भी जानकारी तो देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पर चार्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष सामने है, इनसे ले जाके कि भाई हमारा हाथ ये भी एक बॉडी पार्ट है, इसके फाफे अंदर उपस्थित है, तो ऐसे आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसका तात्पर्य है कि पहले वर्तमान बातें करनी चाहिए और उसके बाद भूत भविष्य की, क्योंकि छात्रों के लिए वास्तविक बातें रुचिकर होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी है वो दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जो है उसको इस तरीके से और ले सकते हो, जैसे कि एसएसटी में सामाजिक अध्ययन। वैसे तो ये आपका मुझे नहीं लगता कि अलग सब्जेक्ट है, 3rd क्लास के बाद शायद अलग होगा तो होगा, वरना ये ईवीएस में ही 3rd to 5th में आपका जो विद्यालय हैं उनमें ये सब एक ही ईवीएस के रूप में है। साइंस, एसएसटी सब उसी में है। ठीक है, ईवीएस इसको बोलते हैं, तो सब उसी में ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो टॉपिक पढ़ाना है, देखो टॉपिक उसमें सारे दिए गए हैं, सौरमंडल भी है, हर चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, तो उनको आपको उन छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ही चलते हुए चलना है। ठीक है, तो सामाजिक विषय में जैसे ग्लोब, मॉडल, चार्ट, ये मूर्त वस्तुएं हैं, ये बच्चों को दिखाई देंगी कि भाई ये ग्लोब है, ये पृथ्वी ऐसी है, ऐसी दिखती है, और उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी देंगे जो नहीं दिखेंगी। क्लियर है ना, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र ये कहता है कि बच्चों को देखो, अभी आप ही लोग हैं, बहुत सी चीज़ें क्या, अगर हम आपको ऐसी चीज़ें बताना शुरू कर दें जिनको आपने कभी देखा नहीं है या जिनको आप नहीं देख सकते हैं, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सब ऊपर से निकलेंगी। तो हम ये काम करेंगे कि पहले हम ये बेस बनाएंगे कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनको बता दें और उनसे रुचि ले लें बच्चे की, कि बच्चा उनमें इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद हम वहीं पर फटाफट से कौन सा ज्ञान जोड़ देंगे जो नहीं देखा जा सकता है। तो ये कहता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र। ठीक है,
पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है जो बार बार आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है एमसीक्यू में, कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? तो ये आपका गेस्टॉल्टवाद पर आधारित है। ठीक है, गेस्टॉल्टवादी आपने बाल विकास में पढ़े हुए होंगे, तो गेस्टॉल्टवादियों ने ही दिया था पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार क्या है, छात्रों को किसी तथ्य या उस विषय का संपूर्ण ज्ञान कराने के बाद उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, जो जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें उसके यहाँ मैंने वृक्ष का जो भी एग्जाम्पल दिया था वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। हम स्टार्टिंग में ही जड़ तना पत्ती लेकर चले जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले पूरा भाग हमने वृक्ष दिखा दिया, पेड़ देखा है सभी ने, बच्चे कहेंगे हाँ देखा है, पेड़ में क्या क्या होता है, तो वो खुद बोलेंगे पत्ती होती है, फिर फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। बस यहीं से फिर हम उनके छोटे छोटे भागों को जोड़ देंगे, तो यही क्या हो गया, पूर्ण से अंश की तरफ हो गया। सेम ऐसे ही कंप्यूटर पढ़ाना है, कंप्यूटर देखा है, बस फिर कंप्यूटर के छोटे छोटे भाग ले आएंगे, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू वगैरह वगैरह। तो ये शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले हम संपूर्ण ज्ञान करा दें, पूरे भाग का ज्ञान करा दें, फिर हम छोटे छोटे भागों की जानकारी दें। ठीक है, पहले पूरे विषय वस्तु समझाई जाए, तत्पश्चात उसको कई भागों में बांट करके समझाया जाए। देखिएगा यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हैं। भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराएं, और फिर राज्यों से कहाँ आ जाएं, जिलों पर आ जाएं। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, पूरे पहले उसका ज्ञान करा दें, महाद्वीप का, फिर उसके बाद आप देश का, फिर ऐसे करके। तो हम खैर इतना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोटे स्तर पर जो आपका रहेगा वो भारत से, देश से ही स्टार्ट होगा, अपने देश से। ऐसे कई सारे देश होते हैं, उन सब देशों में राज्य होते हैं, फिर जिले आते हैं, ऐसे आप बता सकते हो। फिर एक गाँव आता है छोटे छोटे जहाँ पे आप लोग रहते हैं, इस प्रकार से। सेम ऐसे ही कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर, उसके तत्पश्चात उसके भागों, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, इन सभी का ज्ञान कराना। ये रहेगा पूर्ण से अंश की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले स्थूल ज्ञान प्रदान करना चाहिए। हम जो कुछ भी देखते हैं या स्पर्श करते हैं या अनुभव करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं स्थूल। जो भी चीज़ें आप टच कर पाओगे, देख पाओगे, वो सब आती हैं स्थूल के अंतर्गत। शिक्षक को क्या करना है, उन चीज़ों के आधार पर ही सूक्ष्म ज्ञान देना है। ठीक है, स्थूल को आधार बनाकर शिक्षक को धीरे धीरे सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मूर्त से अमूर्त की ओर इसको बोलेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वाला रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर लूँगी, फिर आपको बता दूँगी। नेक्स्ट आइएगा, जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या रहेगा, गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़, इन सब का प्रयोग करना। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाना क्या है, जोड़ घटाना वो तब पहले बच्चे फिंगर पे करना नहीं सीखते, उंगलियों पे सीख रहे हैं, नहीं आएगा उनको। तो आप कंचे के माध्यम से, यानी कि स्थूल चीज़ें हैं, इनको वो टच कर पा रहा है। हाँ, जैसे 4 कंचे इधर रखे भाई, 4 कंचे ये हैं, अब इसमें 2 कंचे और दे दिए गए, तो कितने कंचे हो गए, तो बच्चा जोड़ देगा, 1 2 3 4 5 6 कंचे हो गए। ऐसे हम और यूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, आपके मित्र ने, आपके पास 2 पेंसिल थी। ठीक है, पेंसिल तो यहाँ बन नहीं पाएंगी, 2 पेंसिल थी, आपके मित्र ने 2 पेंसिल और दे दी, तो कितनी पेंसिल हुई, तो 2 और 2 रख करके वो यहाँ पर जोड़ लेगा कि हाँ 4 हुई हैं। ऐसे घटाने का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई 4 कंचे थे और उसमें से 1 कंचा क्या ले लिया, आपके दोस्त ने ले लिया, कितने कंचे बचे आपके पास, 3 कंचे बचे। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झील, तालाब का ज्ञान कराने के लिए भ्रमण या फिर मॉडल चित्र आदि का प्रयोग करना, स्थूल चीज़ जिनको वो देख सके। ठीक है, उसके बाद फिर हम कहाँ, सूक्ष्म जानकारी की तरफ ले जाएंगे। हिंदी में अक्षर ज्ञान के समय आ से अनार के समय उसका चित्र दिखाकर प्रयोग करना, और कुछ समय बाद क्या करना, चित्र हटा देना। तो बच्चों को याद रहता है कि अच्छा आ से अनार, आ से आम, इस प्रकार से। तो स्थूल चीज़ों का मतलब क्या होता है, जिनको देखा जा सके, स्पर्श किया जा सके, और उसके बाद सूक्ष्म ज्ञान की तरफ हम लेकर के जाएंगे। ऐसा इसमें रहेगा। इसके बाद आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र के अनुसार प्रारंभ में छात्रों को किसी घटना, तथ्य का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उनको
जैसे नहीं बड़े स्तर पर, जैसे 3rd या 4th क्लास में कुछ ऐसे नियम आने लगते हैं, तथ्य आने लगते हैं कि बच्चों को उनकी पूरी जानकारी नहीं होती, अपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि अनिश्चित जानकारी होती है। तो उनके अनुभव, परिपक्वता के अभाव व कल्पना के कारण उनके मन में कुछ ऐसे विचार बन जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। और कई बार ऐसा होता है विचार वो सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, वो उनके अनुभव पे ही होते हैं विचार। तो शिक्षक को क्या करना है, इस अनिश्चित ज्ञान पर ही क्या करना है, निश्चित ज्ञान बना देना है। जो उन्हें कम जानकारी या पूर्ण जानकारी है, उसी को लेते हुए उनको पूर्ण जानकारी देना कहलाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षक को बालक के इसी अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु मान करके उसका विस्तार बताते हुए धीरे धीरे उसे निश्चित स्वरूप देना। जैसे कि किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल व वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट आदि के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों को पता होता है कि हाँ, ऐसे नाम सुनते रहते हैं ना, वो स्विट्ज़रलैंड होता है, USA होता है, भाई ये है क्या, ठीक है ना, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है, ये है, पहाड़ होते हैं, हिमालय होता है, ये होते क्या है, कहाँ पर है ये। तो उनको जानकारी तो है, पर अनिश्चित जानकारी, वो नहीं जानते कि क्या है, पूरी जानकारी नहीं है, अनिश्चित ज्ञान है उनका। तो शिक्षक का प्रयास रहेगा इस अनिश्चित ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान को निश्चित की तरफ ले जाए, पूर्णता की तरफ ले जाए। अगला पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये सूत्र क्या कहता है, विशिष्ट का मतलब है कुछ यूनिक चीज़ें, और इससे कहाँ जाएंगे, सामान्य की ओर। याद और रखना, उदाहरण से नियम की ओर भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण हमेशा हमारे विशिष्ट ऐसे रहते हैं, क्योंकि कई सारे उदाहरण हम लेके आ सकते हैं एक टॉपिक के, और नियम हमारे सामान्य होते हैं। तो इसको उदाहरण से नियम की ओर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा शिक्षण सूत्र लगता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लगता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, और उसके बाद फिर उनकी सहायता से सिद्धांत व नियम को स्पष्ट करना चाहिए। छात्रों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। इस शिक्षण सूत्र का सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं गणित में और विज्ञान में। आपने देखा होगा, आपको जैसे मैथ्स में कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर क्या है, जो मेथड है, जो नियम है, वो कहाँ से निकलता है, उदाहरणों से ही निकल के आ जाएगा। तो शिक्षक क्या करे, सबसे पहले कई सारे उदाहरण कराए, 4-5 उदाहरण कराए, और फिर कंक्लूजन में वहीं से कोई नियम निकाले। तो इस प्रकार से जो आपका चलेगा सूत्र, वो कहलाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे कि विज्ञान शिक्षण तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है। अनुवाद वगैरह में जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप पढ़ेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि, वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर नियम निकालते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को पढ़ाते समय पहले एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तत्पश्चात परिभाषा व संबंधित नियम को बताना चाहिए। जैसे ये क्या होता है, नाम बताइए, फलों के नाम बताइए, ये ऐसे करके फिर संज्ञा की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने बोला राम खाता है, वह जाता है, वह आता है, तो यहाँ पर वह आ रहा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। फिर हम उनकी परिभाषा बताएंगे, फिर प्रकार, फिर आगे तक हम जाएंगे। ठीक है, गणित में पहले उदाहरण प्रस्तुत करने, बाद में सूत्र बताने व प्रयोग करना सिखाना चाहिए। तो ये आपका जो है वो क्या रहेगा, शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट में आपके उदाहरण आएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसको वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर में कौन सा शिक्षण सूत्र लगता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर लगता है। आगे आइएगा, नोट पॉइंट ध्यान रखें। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल सदैव विशिष्ट होते हैं और नियम सामान्य होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि पर आधारित है। अगर इसमें विधि पूछी जाए, वैसे विधि में अभी आपको आगमन निगमन दोनों बताऊंगी। आगमन विधि में जो है वो आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, और निगमन विधि जो है वो इसका उल्टा है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र आपका रहेगा उस पर आधारित है। वो शिक्षण सूत्र नहीं है, बस एक मेथड है। इनको हम उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सीधा ही प्रयोग करेंगे, वो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग करें कि हमें कहाँ पर कैसा लगाना है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र क्या कहता है कि छोटे छोटे टुकड़े तैयार करके फिर उनको एक बड़े रूप में प्रस्तुत कर देना। ठीक है, तो किसी समस्या के ऐसे टुकड़े करना कि उनको जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, इसको हम कहते हैं विश्लेषण। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ करके समझना कहलाता है संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देना। ठीक है, विश्लेषण का मतलब होता है कि जो भी आपके पास चीज़ है उसको टुकड़ों में डिवाइड करना, और संश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों को जोड़ देना और एक जो उनका बड़ा रूप है प्रस्तुत कर देना, वो कहलाता है संश्लेषण। दोनों अपोजिट हैं। फिर से बोलती हूँ एक बार, विश्लेषण का मतलब है जो भी आपके पास पूर्ण चीज़ है इसको छोटे छोटे खंडों में बांट देना, और संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि इन छोटे छोटे खंडों को जोड़ करके बड़ा जो है आपका वो बना देना, ये कहलाता है संश्लेषण। तो विश्लेषण में पहले संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके भागों का, और संश्लेषण में हम इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो छात्रों को उत्तर प्रदेश के ज़िलों की जानकारी देना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ, उसकी विशेषता बताओ, फिर धीरे धीरे ज़िले की स्थितियां बताओ, फिर उन जो बच्चा जहाँ जिस ज़िले का है उस ज़िले तक लेकर के जाओ। तो ये आपका किस में आ जाएगा? इसके अंतर्गत विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, इसके तत्पश्चात अंत में पुनः उन सभी को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी देना। कहने का मतलब है कि यूपी है, यूपी के हमने खंड किए कि भाई ज़िले होते हैं इसमें। ठीक है, ये ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं इसमें, ये आपका ज़िला है, ऐसे करते हुए सब लेकर के जाना। तो एक बड़े से यूपी को हमने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, फिर इन छोटे छोटे खंडों को ही हमने जोड़ दिया और हमने पूरा उत्तर प्रदेश का फिर से वर्णन कर दिया। तो ये कहलाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, संधि वगैरह में भी हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं बच्चों को, जब वो तो खैर आपका 7th 8th क्लास में संधियाँ आती हैं तो वहाँ पर हम इसका वहाँ भी हम यही वाला नियम लगाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। ये क्या कहता है? इसके अनुसार बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों, योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर प्रदान करना चाहिए, जो भी हम शिक्षण करने जा रहे हैं, तथा जैसे जैसे इनका विकास होता जाए वैसे वैसे उसे तर्क की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता की ओर ले जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पहले उनका मानसिक विकास हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे उनकी चीज़ों को तर्क के रूप में, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका, फिर हम उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे इतिहास में मुगलकालीन स्थापत्य कला की जानकारी देनी है तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार छात्रों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्र दिखाकर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, जिससे पाठ में रुचि आ जाए। उसके पश्चात तार्किक ढंग से उनकी विशेषताओं को बताना चाहिए कि भाई इसमें ये विशेषता है, इसमें ये है, इसमें ये खासियत है। ठीक है, मुग़ल काल की जैसे आपको बताना है या और भी किसी काल का वर्णन करना है तो आप उन जहाँ वो जो भी कलाकृतियाँ हैं उनके चित्र दिखाइए। चित्र नहीं दिखाओगे तो समझ में नहीं आएगा। गांधार शैली वगैरह हो गई, कई सारी हैं आपकी, अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह, तो इनके चित्र दिखाइए, उनको समझ में आया कि अच्छा ये। फिर इसके बाद फिर तार्किक ढंग से विश्लेषण। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 1st 2nd क्लास पर आधारित नहीं होगी। पठन जो शिक्षण सूत्र या शिक्षण कार्य हमारा जो प्रभावशाली रहना चाहिए, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारा काम है 1 to 8 के लिए। ठीक है, आप जो टीचिंग अभी कर रहे हो वो किस क्लास के लिए कर रहे हो? 1st से लेकर 8th क्लास के लिए। तो आपको इन सभी उसमें आने वाले, इन सभी क्लासेस में आने वाले बच्चों को ध्यान में रहते हुए अपनी जो ट्रेनिंग है वो करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति संगत की ओर। ये क्या कहता है? तो प्रारंभिक अवस्था में बालक अनुभव व निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि अच्छा ये कार है, ये है, ये वो है। तो वो खुद के जो अनुभव होते हैं और खुद जो वो चीज़ों को देखते हैं उनसे ही वो सीखते हैं। परंतु वह प्राप्त ज्ञान तर्क के आधार पर नहीं होता। उनमें से कोई भी ज्ञान होगा वो तर्क पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि तार्किक विकास बच्चों का उस एज में होता ही नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे ही उनकी एज बढ़ना शुरू होती है, यानी कि वो जैसे जैसे बढ़ना शुरू करते हैं, 6 से 7 साल का, 8 साल का, 10 साल तक का बच्चा होगा, तब धीरे धीरे उनका जो विकास है वो होता है। आपने जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़ी भी होंगी, संज्ञानात्मक अवस्था, फिर इस प्रकार से मूर्त संक्रियात्मक। तो वहाँ पर क्या है, धीरे धीरे तर्क शक्ति का विकास होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता बच्चे में। तो वैसे ही हमें चलना है, उसके अनुभव को तर्क की ओर लेकर के जाना है। बालक को ज्ञान तो होता है चीज़ों का, पर उसको वह ज्ञान तर्क का नहीं होता, यानी कि वो उन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पाएगा।
ठीक है। सिद्ध वाला जो ज्ञान है वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में ही आता है। तो शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय इसी क्रम में आगे बढ़ना है और उस ज्ञान को युक्ति संगत बनाना है। धीरे धीरे हमें उनका जो ज्ञान है उनको तर्क की तरफ लेकर के जाना है, ताकि वो आगे उन चीज़ों को सिद्ध कर पाएँ कि अच्छा ये होता है तो इस वजह से होता है। जैसे विज्ञान के नियम हो गए, मैथ्स में कई सारी प्रमेय आपकी आ जाती हैं, बाद में वो सिद्ध करने को तब आएगा तर्क वाला। ठीक है। इसके बाद है आपका प्रकृति का अनुसरण करना। ये आपका लास्ट शिक्षण सूत्र है। इसमें शिक्षण सूत्र में ये कहा गया है कि बालक के सीखने की प्रक्रिया उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, उनके मानसिक स्तर व उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। जो भी हम विधि प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम विषय वस्तु लेकर के जा रहे हैं, जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, वो उनकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 का बच्चा है और आपने उसे गिनती वगैरह नहीं सिखाई है और आप सीधे चले गए हासिल वाला जोड़ सिखाने, बच्चा नहीं सीखेगा। ठीक है। और सीख भी लिया, मान लो 2 क्वेश्चन करके भी दिखा दिए, तो आगे वो भूल जाएगा मेथड, वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है। ऐसे ही हिंदी है तो वर्णमाला पहले सिखानी है, फिर इनको वर्णमाला से जोड़ जोड़ के हमें कि का प्लस माँ प्लस क्या बन गया, ला बन गया, कमल। ठीक है। इस प्रकार से जाना है। संश्लेषण विधि हो जाती है ये, खंडों में खंडों को जोड़ना और फिर इसको तोड़ना। ठीक है। वर्ण विच्छेद हम ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, वर्णों को पहले जोड़ना सिखाएंगे, फिर वर्णों को तोड़ना सिखाएंगे, शब्दों को तोड़ना। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों को जब हम शब्द बनाना सिखाते हैं तो क प्लस माँ प्लस ला अक्षरों को जोड़ा हमने, क्या बन गया, कमल। ये है संश्लेषण विधि। और फिर इसको वर्ण विच्छेद में फिर इसको तोड़ना होता है, यानी कि इनके सभी अक्षरों को अलग करना है। तो क प्लस माँ प्लस ला, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ आना। तो ये आपकी विधियाँ रहेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले पहला है पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो आधारित है, तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है इसी प्रकार से, शिक्षण सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, अंश से पूर्ण। तो देखो, ज्ञात से अज्ञात भी है, पूर्ण से अंश की ओर भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, बट अंश से पूर्ण की ओर नहीं है। तो यही वाला जो है आपका ये गलत है और यहाँ नहीं पूछा गया था, इसीलिए यही वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहीं पर आपके शिक्षण सूत्र जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को शिक्षण सूत्र समझ में आए होंगे। देखिएगा, और प्रयास आपको यही करना है कि इनको अपनी भाषा में लिखिए। इतना सब थ्योरी नहीं रट के जा पाओगे, इनको शॉर्ट में बस अपनी लैंग्वेज में याद रखिएगा और इनका क्रम ज़रूर याद रखिए, क्रम से क्वेश्चन पूछते हैं। आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।